नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। और नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम दोनों मिलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। ये पूरी जो चर्चा होने वाली है, पूरा वार्तालाप आप गौर से सुने, क्योंकि हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद है उनको सुनने के लिए लोग ज़्यादा तरस जाते हैं, और ऐसे डॉक्टर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे रूबरू करवाएगी मयूरिका। डॉक्टर चैतन्य बूच हमारे साथ है, कंसल्टेंट फिजिशियन है और वडोदरा शहर को बहुत सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज उनसे बातचीत होने वाली है कोरोना पर ही। बहुत वक्त से हम लगातार कोरोना पर बात कर रहे हैं और हर पहलू कोरोना से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। आजकल कोरोना केस जितने पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसी ही खबरें आपको जरूर मिल रही होगी कि आपके सर्कल में किसी ना किसी की डेथ की खबरें जरूर आ रही है। रोज सुबह हम उठते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव आते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसे में स्थिति कुछ और संजीदा बनती जा रही है और रोजाना जो सेकेंड वेव में पिक की ओर हम जा रहे हैं, वहां सेकेंड वेव में रोजाना मामले बहुत ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। से ये बात बिल्कुल साबित हो रही है कि ये दूसरा वेव जो है वो बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि हर रोज इतनी ज्यादा मृत्यु के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। अगर एक स्मशान गृह को हम कवर करते हैं तो वहां पर एक साथ में कई चिताएं जलती हुई नजर आती हैं, और ये दृश्य देखकर हर एक व्यक्ति के मन में डर, दहशत और प्रिकॉशन के प्रति और जागरूकता बढ़ती जा रही है। मगर हमारे जैसे मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हम आप तक वो सारी बातें लेकर आएं जिससे और ज्यादा आप अवेयर हों और ये घातक दूसरे स्ट्रेन को आप समझ सकें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब यही सवाल है कि ये बहुत ज्यादा घातक वेव है, दूसरा वेव, वो क्यों है, और उसके साथ में आम लोगों का बिहेवियर कैसे जुड़ा है, क्योंकि ये घातक बना है। उसके बाद क्या कहेंगे? आज की बातें जो हैं वो जिसको संक्रमित हो चुके हैं जी, उनके लिए, जिसको संक्रमण नहीं हुआ है उनके लिए, और जो दोनों की सारवार कर रहे हैं वो सब तबीबों के लिए, और इसकी व्यवस्था करने वाले पॉलिटिशियंस और फ्रंटलाइन वर्कर्स सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना होगा कि कोई भी वायरस जो भी आप करेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे। तो वायरस का भी यही हाल है कि उसने पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को संक्रमित किया। नाउ उसके बाद ये हो रहा है कि उसका भी वर्जन 1, 2, 3 जैसे प्रोग्राम में होता है, कंप्यूटर वायरस में होता है, ऐसा रियल लाइफ की वायरस में भी होता है। तो आगे चल के उसके जेनेटिक कोड में फर्क होना और नया वर्जन आना वो एकदम लाजमी है, और हर एक वायरस में देखा गया है। इसीलिए हम हर वक्त, हर साल जब न्यूमोनिया की वैक्सीन बनाते हैं तो हर एक नए जो भी आए हैं वो न्यूमोनिया के वायरस को लेके H1N1, दूसरा वायरस, तीसरा वायरस, पांचवा वायरस, सब वायरस को मिला के नया वैक्सीन बनाते हैं। तो अभी भी हमें कोरोना वायरस में भी काफ़ी नए म्यूटेशंस देखने मिले हैं। 170 से ज़्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। मगर म्यूटेशंस ऑफ कंसर्न, जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा जान गंवा रहे हैं, वो देखना खास ज़रूरी है। और इसीलिए ये घातक बन रहा है, क्योंकि हमें उसका निदान करने में दिक्कत हो रही है। अगर हम कोरोना RT-PCR टेस्ट करवाने भी जा रहे हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, आजकल हम पूरी दुनिया में और बड़ौदा में भी देख रहे हैं कि गले में से जब स्वॉब निकाला और नेजल स्वॉब देखा तो उसमें आया कि RT-PCR नेगेटिव है। वो नेगेटिव इसलिए नहीं आया कि आपकी मेथड गलत थी, वो नेगेटिव इसलिए नहीं आया कि लैब गलत थी, वो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हम जो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं वो वायरस वो है ही नहीं। वो UK वेरिएंट है, वो ब्राजीलियन वेरिएंट है, तो वो अपने करंट टेस्ट में दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें सीधा पता चलता है कि गले में वायरस नहीं है। मगर जब हम एक्सरे या CT स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि वो तो पॉजिटिव है। उधर तो हमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखाई देती हैं। दैट मीन्स कि पेशेंट को चेस्ट में, और अगर हम खून की जांच करते हैं तो उसमें CRP बढ़ा हुआ है, D डाइमर बढ़ा हुआ है, तो हमें पता चलता है
कि वायरस का संक्रमण पूरे शरीर में हो चुका है, जी, छाती में भी हो चुका है, मगर जहां हम देख रहे हैं वहां वो दिखता नहीं है, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, वो कुछ अलग रूप में आया है। जी, यानी टेस्ट में अब कहीं बदलाव करना होगा। टेस्ट विल हैव टू इम्प्रूव जी। बेस्ड ऑन न्यू डिटेक्शन एंड न्यू वेरिएशन ऑफ वायरस विच इज ऑफ कंसर्न, विच एज जिसका हमें अपनी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है, ऐसे वेरिएंट का टेस्टिंग इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसका निदान होगा। और सिटी स्कैन पर हम निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि सिटी स्कैन में काफी बार आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद भी वायरल लोड देखने मिलता है। करेक्ट। तो सिटी स्कैन, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे मैथमेटिक्स में 1+1 2 ही होता है, मेडिसिन में कभी भी फुल हाउस मैच नहीं होता। तो आपको पेशेंट की फरियादें, उसके टेस्ट के रिपोर्ट, खून के, उसके नेजल स्वॉब के, उसके इमेजिंग स्टडीज़ के, ये सब को मिला के नक्की करना होता है कि सच में ये पेशेंट को कोविड है या नहीं है, कौन सा स्ट्रेन है, कितना फैला हुआ है और उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी भुगत रहा है। सर, आपने म्यूटेशन की बात की, तो ये जो वेव है दूसरा डबल म्यूटेशन कहा जा रहा है, वो कैसे, क्या है ये? पहले ओरिजिनल जो कोविड न्यू कोरोना वायरस NCOV जो हमने नाम दिया था कोविड-19 को, वो कोविड-19 जो था उसमें जेनेटिक कोड में जैसे जैसे चेंज होते गए, तो एक मान लो यूके वेरिएंट बना, दूसरा ब्राजीलियन वेरिएंट बना। अगर एक पेशेंट में दोनों वेरिएंट एक साथ आ जाए तो वो डबल म्यूटेशन वाला वेरिएंट को अपने बॉडी में पाने से बॉडी विल नॉट बी इवन, अगर हमने वैक्सीन भी ली है तो जब वैक्सीन ली उसमें उस वक्त ये वेरिएंट नहीं थे, इसलिए वैक्सीन हमें वो वेरिएंट से परफेक्टली प्रोटेक्ट नहीं करेगी। पार्शियल प्रोटेक्शन विल बी देयर स्पीसीज वाइज, बट द वेरिएंट ऑफ कंसर्न ब्राजीलियन के सामने परसेंटेज इज नोन कि अगर हम mRNA वैक्सीन ले रहे हैं तो कितना फ़ायदा होगा, एक फाइज़र वाली ली या हमने दूसरी ली तो वो सब चीज़ों से कितना फ़ायदा होगा, और 4 के बदले में 6 वीक पर या 8 वीक पर लेने से दूसरे वेरिएंट्स पर भी असर कितना रहा वो हमने रिसर्च में पता किया है। बट इट इज़ नॉट 1 to 1, इसलिए हमारा प्रोटेक्शन विल बी इनएडिक्वेट। देयरफॉर वैक्सीन लेने के बाद भी दूसरे वेरिएंट हमें न लगे, उसके लिए SMS जो हम सब अब जानते हैं, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का और सब चीज़ों का और मास्क का उपयोग और सैनिटाइजेशन का करना पड़ेगा। इसलिए भी ये घातक साबित होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में लोग काफ़ी देरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं छोटी सी खराश ही तो है, छोटा सा थोड़ा सा फीवर ही तो है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इलाज में देरी हो रही है? यस, सब वायरल इन्फेक्शन की तरह इसमें भी वायरल इन्फेक्शन जैसे नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन होते हैं जी। तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इससे 2 किलोमीटर की कम से रेडियस में ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ी तकलीफ है नहीं, थोड़ा एक बुखार आया था और वो चला गया है, तो अभी देखते हैं अगर होता है कुछ तो दिखाऊंगा। और मुझे पता चला कि जिस दिन उनका दिखाने का टाइम था और लैब वाला लैब सैंपल लेने आने वाला था, आधे घंटे पहले, अपॉइंटमेंट के आधे घंटे पहले द पेशेंट वॉज नो मोर, वी लॉस्ट द पेशेंट। वो जहाँ जाने वाला था उस डॉक्टर को घर जाके फिर देखना पड़ा, बट वो डाइड ऑफ कोरोना, वो पता नहीं चला। मगर उसके मरने के बाद उनकी माताजी को 2 दिन में कोरोना हुआ, तब पता चला कि ये लड़का जो मर चुका है वो सोचता था कि उसको नहीं है, उसको था क्योंकि माताजी को है। इसी तरह से एक कोई आदमी अहमदाबाद से बड़ौदा आया, नॉर्मल कंप्लेंट्स, चेक किया, कंफर्म किया, यंग बॉय। ये दूसरा एक धमाका हो रहा है कि पहले वक्त हम 60 के आसपास के लोगों में कोरोना देखते थे, अभी रिवर्स ट्रेंड ये है कि 18 से 40 के बीच में अभी अगर मैं 10 लोगों को देखता हूं तो उसमें से 5 से 6 यंग हैं
आज के दिन में भी मैं 4 लोगों को 30 से कम उम्र के देख के आया हूँ। सो 10 में से 40, 50, 60 तक ऐसे हैं जो कि यंग हैं। जी। तो वो अगर हम उसको बोलते भी हैं, अभी गाइडलाइन जो आ रही हैं वो गाइडलाइन में ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना है और आपका ऑक्सीजन अच्छा है तो आपको दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सनल बराबर है, मगर अगर हम फैमिली का सोचते हैं तो एक घर जहाँ पर 4 जनरेशन एक साथ रहते हैं, ये लड़का बाहर से बड़ौदा आया, उसको दाखिल होने के लिए बोला गया, मैंने बताया तो हॉस्पिटल वाले जो नॉन मेडिकल पर्सन है उन्होंने ही बोला, क्योंकि वो लोग व्हाट्सएप पीएचडी हैं तो उनको सब पता है। जी। तो बड़ौदा में या पूरी दुनिया में सब कुछ पता हो ऐसे तो करोड़ों लोग हैं। कुछ अच्छा मेडिकल आता हो ऐसे तो बड़ौदा में 6-8 हज़ार लोग ही हैं, बाकी के 25 लाख हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा 94 से कम नहीं हुआ है तो आपको दाखिल होने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो घर रहा और उसने मुझे फ़ोन किया कि अंकल मुझे बहुत तकलीफ नहीं है और 94 से कम मेरा ऑक्सीजन नहीं है, मैं दाखिल नहीं हो रहा हूँ। दूसरे दिन उनके बेटे को, उनकी माँ को और दादी जी को कोरोना हुआ और 3 दिन में दादी की मौत हो चुकी। सो कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट सीरियस नहीं हो फिर भी दाखिल होने की ज़रूरत हो सकती है। जी। खुद के लिए नहीं, फैमिली के दूसरे सगों के लिए। जी सर, यही सवाल था कि ये जो स्ट्रेन है वो पूरे परिवार में पूरा का पूरा परिवार ही कोरोना ग्रस्त हो जाता है। यस, इसको क्लस्टर इन्फेक्शन कहते हैं। क्योंकि डिटेक्ट नहीं होता है तो पेशेंट सोच रहा है मुझे कोरोना नहीं है, सबका सीटी स्कैन हुआ नहीं होता है और वो घर में घूमते रहते हैं कि कोविड तो है ही नहीं मुझे, तब तक में वो सबको लग जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे सब डॉक्टरों के पास कितने ही किस्से हैं और लोगों को लगता है कि डॉक्टर तो दिखाने जाएंगे तो टेस्ट करवाएंगे और उसमें उस डर से नहीं जाते हैं। तो मैंने एक 79 ईयर वाले चाचा को देखा, दादाजी को, और वो इतने ब्रेथलेसनेस थी। मार्च में मैंने देखा 3rd वीक में, उनको मैंने बताया कि आप टेस्ट करवा लो, आपका कोरोना ही होगा। ये सुन के ही वो चले गए। 7 अप्रैल तक उन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया और 11 अप्रैल को मुझे रिपोर्ट भेजा कि मुझे कोरोना है। तब तक मैं उनके घर में हर एक पर्सन को कोरोना हो चुका है। सो यही है कि हमें जागरूक रहना है, छोटी सी छोटी तकलीफ में टेस्ट करवाना है और अगर निकला तो हमारे लिए और दूसरे लोगों को घर में न हो। हम कभी भी अपने घर वालों को हेट नहीं करते हैं। अगर आप अपने घर वालों को लव करते हैं तो उनको गिफ्ट नहीं देना है, अपना कोरोना टेस्ट नेगेटिव है वो गिफ्ट देना है। रेमडेसिविर और अलग अलग तरीके के ऑक्सीजन थेरापी, अलग अलग तरीके के इलाज के बाद भी लोग मर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? हर इलाज और हर बीमारी लाइलाज नहीं होती जी, मगर स्टेप और स्टेज पर डिपेंड करता है। किसी को हार्ट की तकलीफ हुई, गोली से मिट सकती है, दूसरे को बलून की जरूरत पड़ती है, तीसरे को बाईपास की जरूरत पड़ती है, चौथे को हार्ट फेलियर होता है, 5वें को पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। सो अलग अलग स्टेज के रोग में अलग अलग दवाई की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही कोरोना में भी है। सो कई लोग घर पे क्योर हो जाते हैं, कई लोग हॉस्पिटल में क्योर हो जाते हैं, कई को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, 10 लीटर की जरूरत पड़ती है, 15 की हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन HFNO की जरूरत पड़ती है, 40-50 लीटर पर मिनट की जरूरत पड़ती है और कई लोगों को इतना बुखार होता है कि IV एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर भी और दूसरे एंटीबायोटिक्स भी कोई रामबाण इलाज नहीं है कि कुछ भी हो मिट जाएगा। इसलिए हमें सही वक्त पर सही मात्रा में सही कॉम्बिनेशन वाला ट्रीटमेंट अगर मिल सकता है तो उसका अच्छा असर हो सकता है। ऐसा कभी कभी होता है कि वायरस एक्चुअली मिट गया मगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और उसके लिए IV एंटीबायोटिक से मिटेगा, वो रेमडेसिविर से नहीं मिटेगा। और एंटीबायोटिक वाला भी, अभी मैंने एक पेशेंट देखा कि मिडिल एजेड पर्सन, बुखार मिट गया, फिर से आया, बैक्टीरियल था, एंटीबायोटिक दिया, मिट गया, फिर से आया बुखार
और खांसी और सांस बढ़ा और ऑक्सीजन कम हुआ, और वो था फंगल इन्फेक्शन। जी। बड़ौदा में भी हम पूरे गुजरात की तरह फंगल इन्फेक्शंस भी देख रहे हैं, और उसकी दवाई सचोट दवाई है, मगर एस्परजिलोसिस जैसे फंगस और जो आंख में होने वाले फंगस म्यूकोरमाइकोसिस, उसकी दवाई एम्फोटेरिसिन बी वगैरह अगर समय सर उसकी पता नहीं चलता है तो दवाई नहीं होगी, तो वो पेशेंट्स हम गंवा सकते हैं। जी। इसीलिए एकदम सावचेत रहना जरूरी है। अगर जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हमें आगे टेस्ट करके साबित करके नक्की करना चाहिए कि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से गड़बड़ हो रही है या क्लॉटिंग बढ़ने की वजह से तकलीफ हो रही है, और दोनों का उपाय एकदम अलग है। जब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है तो सब लोगों को पता है कि CRP 6 से कम होना चाहिए, मगर 10, 12, 15, 50, 100 ये तो हम देखते हैं। मगर अभी ही पिछले महीने ही किसी को 400 से ऊपर CRP था। अभी वो पेशेंट में बाहर आना नामुमकिन नहीं है, मगर मुश्किल जरूर है। सर, जैसे पहले स्ट्रेन में भी ऐसा था, जो पहला वेव था कि 60 से ऊपर के लोगों को ये बीमारी हो सकती है, इसमें उम्र का भी अब रहा नहीं है। मगर साथ साथ एक और भी मुद्दा था कि दूसरी बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो ये बीमारी यानी कोरोना आपको जल्दी पकड़ लेगा। उसके साथ साथ में ऐसा था कि मृत्यु के आंकड़े नहीं ऐसे थे। इस बार तो ऐसा है कि दूसरी बीमारी नहीं है, उसके बावजूद उनको कोरोना भी हो रहा है, साथ साथ में ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है जिनको ना हाइपरटेंशन है, ना डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सुन के मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ स्टूडियो में नहीं मगर बाहर भी काफ़ी आई की या लेंस की वजह से, कैमरा के लेंस की वजह से पूरी दुनिया को काफ़ी देख रही हैं, क्योंकि यही हो रहा है। जी सर। छोटे बच्चों में भी हो रहा है, यंग पर्सन्स आर ऑल्सो गेटिंग इट। ये जो नए स्ट्रेन्स हैं उनका अपने आप में डिटेक्शन कम है, उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए स्प्रेड ज़्यादा होता है और उसकी वजह से फैटालिटी भी ज़्यादा है। इसीलिए जो आदमी 3 दिन में ही घर में से जो होम क्वारंटाइन में था, पिछले साल ऐसे ही 10 दिन में अच्छे हो जाते थे, आज 3 दिन के बाद अगर उनको शिफ्ट भी किया और 5 दिन का इंजेक्शन का कोर्स भी दिया और छुट्टी देने के बाद घर पहुंच के ही तुरंत 2-3 दिन में गंवा बैठे। जी। 1.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचने के 1.5 घंटे में पेशेंट्स आर लॉस्ट। जी। और उनको लेके आए हुए उनकी बेटी और दामाद, उनको सिर्फ वो जो 3 घंटा हॉस्पिटल में लेके आए थे, जब पता नहीं था, डेथ के बाद दूसरे दिन रिपोर्ट आता है कि मम्मी जी को तो कोरोना था। और फिर उन दोनों को कोरोना हो जाता है और वो अपने बेटे को भी नहीं बचा पाते हैं कोरोना ग्रस्त होने से। सो यही चीज़ है कि एक एक घर में 3, 4, 5, 7 एक फैमिली यहाँ से कोरोना से डरे बिना क्रिकेट मैच देखने अहमदाबाद जाता है और वापस आके 6 से 7 लोगों को कोरोना ग्रस्त पाते हैं। दूसरी बात यह है कि छुट्टी दे दी, सब दवाई ले ली, घर गए, अब अगर उनको ऐसा लगा कि मुझे मिट गया, सो दे आर इन यूफोरिया, बहुत अच्छे मूड में हैं कि अच्छा हम छूट गए, बच गए, तो वो चेक करना बंद कर देते हैं। अभी चेक करना बंद नहीं कर सकते। घर जाके 80 साल के डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज पेशेंट अपना सैचुरेशन देखना बंद कर दें और उनका 80 हो चुका है और मालूम नहीं है। अभी एक ऐसे पेशेंट को रात को ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो पहले भी मेरे पास थे, हॉस्पिटल में भी मुझे पता था और छुट्टी के बाद भी मैं जानता था कि इनको फॉलो करने की ज़रूरत है, और उनका ऑक्सीजन 80 से कम हो गया। रात को सिलेंडर नहीं था, पता ही नहीं होता है तो हम ऑक्सीजन नहीं ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद कर्फ्यू था तो ऑक्सीजन मिला नहीं, होम केयर वाले भी कोई नहीं दे सके, सब ने बोला 8 बजे के बाद सुबह में कांटेक्ट करो। एक रात विदाउट ऑक्सीजन इज़ डेंजरस टू लाइफ, ऐसे पेशेंट मर सकते हैं। फिर उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, हवा में से ऑक्सीजन बना के ऐसा मशीन घर पे रख के उनको दिया
एक यहाँ पर किया, ऐसा मैंने एक पेशेंट में अफ्रीका में भी किया। अच्छा। सो सब जगह पर यही हाल है। क्या ये स्ट्रेन, ये जो वेव है, ये छूने से सरफेस पे नहीं रहता है? पहले जो शक था जी। कि सरफेस पर जो वायरसेस गिरे हुए होंगे हमारे ब्रेथ से या कोई चीज़ से, उससे जो जोखिम था ऐसा जो हम सोच रहे थे, वो फर्दर स्टडीज़ में पता चला है कि वो जोखिम इतना कोई बड़ा नहीं है और उससे इतना रिस्क नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जी। सो हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, मगर अगर एक चीज़ से हमें 20% नुकसान है और दूसरी चीज़ से 2% नुकसान है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो अगर आपका 2000 का नोट गिरा है और 20 पैसा गिर चुका है, तो फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स, इसलिए उसके ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने संक्रमण के लिए एक दूसरों के मिलने जुलने पर, मैच में नहीं जाने पर, गरबा नहीं करने पर लोगों को बुरा लगा था, मगर वो अच्छा निर्णय था। अगर हमने गरबा नहीं किया तो हमें क्रिकेट के बाद जितना देखना पड़ा वो नहीं देखना पड़ा। बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए हर एक जगह जहां हम सब मिल के काम करना होता है, वहां मास्क के बिना न मिलें तो बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 35 सालों में मैंने नहीं देखा है मास्क सबको बुरा लग रहा है। सबके लिए ऑपरेट करते वक्त कब कितने सालों से सर्जन सब मास्क पहन के ही करते थे, राइट। उनकी तकलीफ का थोड़ा आपको अंदाजा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये हुई कि मैंने 35 साल में नहीं देखा है, टेलीमेडिसिन भी मैं काफ़ी वक्त से कर रहा हूँ, मगर एक पेशेंट 2 बार मुझे क्लिनिक में आके दिखा के गया और सब टेस्ट करने के बावजूद 6 किलो वजन उनका कम हुआ और सस्पेक्ट किया मैंने कि ये कैंसर हो सकता है। मास्क क्या करता है इसका मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत फायदेमंद है, मगर मैंने कुछ अलग देखा कि कभी भी किसी को भी आप अपने आप खुद इन पर्सन क्लिनिक में देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है टेलीमेडिसिन से। मगर ये पेशेंट को 2 बार मैंने देखा, कुछ मिला नहीं। सीटी स्कैन किया, कुछ मिला नहीं। पेट का किया, कुछ मिला नहीं। छाती का किया, कुछ मिला नहीं। और जब घर से मैंने देखा तो उस वक्त मैंने बोला, क्योंकि वो मास्क नहीं था, तो मैंने बोला आप जीभ दिखाइए, वो टंग कैंसर था। तो मास्क की वजह से मैंने 2 विजिट में एक टंग कैंसर को मिस किया, जो मैं टेलीमेडिसिन में कैमरा के सामने देख सका। जी 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 जी। सो भले ही एक को फायदा हुआ नहीं पहनने से, दूसरे 1 करोड़, 10 करोड़ और 1 अबज लोगों को मास्क पहनने से ही फायदा है। सो प्लीज मास्क पहनिए। तो सर आखिरकार ये फैलता है कैसे? क्योंकि सरफेस पे नहीं पहुंचता है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोरोना का वायरस पहुंचता कैसे है? इसका बहुत अच्छा स्टडी जापान में भी हुआ है, सब जगह हुआ है। हम जब बोलते हैं उसमें से जो एक ब्रेथ आता है उसके अंदर कितने कीटाणु हैं, उसका पूरा मैथमेटिक्स है, और कितनी बार कितने लोगों से मिलता है और कितनी देर तक हवा में रहता है, उसका रेडियो आइसोटोप स्टडी करके पता चला है कि एक यहाँ से निकला हुआ क्लाउड आगे जा रहा है और वो दूसरे के पास पहुँच रहा है। तो जितना भी, इसीलिए 6 फीट का डिस्टेंस भी इसीलिए कर रहे हैं कि तब तक में वो गिर जाएगा और सामने तक पहुँचेगा नहीं। तो ये फैलता है वायरल पार्टिकल से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और ड्रॉपलेट्स आर कैरिड बाय एयर, सो एयर से। और ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें ओपन स्पेस अगर होगी तो आसानी रहेगी, और मास्क होगा तो एक से दूसरे तक नहीं जाएगा। और इसके इलाबोरेट स्टडीज से ये काफ़ी कंफर्म्ड नक्की हो चुका है कि मास्क पहनेंगे तो बचेंगे। जी बिल्कुल। सर एक और ख़ास सवाल है, ब्लड थिनर के लिए आपने गुजरात सरकार को केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग में एक सजेशन दिया था, जो सुझाव दिया था, वो क्या था सर, और वो कितना कारगर साबित हो सकता है? मार्च महीने में मैं जब मेडिकल लिटरेचर पढ़ रहा था, शुरू का टाइम था जी, और वेदर एक मार्च 2020 में जब मेडिकल स्टूडेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबको एक सा पता था या किसी को पता नहीं था, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा कि वर्ल्ड गाइडलाइन और कोरोनाडो स्टडी इन इटाली, वो सब में जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो उसमें दिखाई दिया कि खून की नलियां में खून जम जाता है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं जी। तो वो अगर रोकना हो तो वो जमना नहीं चाहिए, और खून
पतला रहना चाहिए। इसीलिए एस्पिरिन भी प्लेटलेट के लिए और खून न जम जाए जिसकी वजह से डी डाइमर बढ़ता है, वो खून जमा हुआ है ऐसा बताता है। तो डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ है होना चाहिए 500 से कम। अगर वो बढ़ के 1000, 10,000, 15,000, 20,000 और इस वीक मैंने किसी को छुट्टी दी जिसका 39,000 जो कि शायद बड़ौदा का हाईएस्ट होगा, 39,000 डी डाइमर, उसको अगर हम खून पतला करने का इंजेक्शन या गोली नहीं देते हैं तो वो नलियों के अंदर खून जम जाने की वजह से अगर वो किडनी में होता है तो किडनी फेल होगी जी। अगर हार्ट में होता है तो अटैक आएगा। और अभी मैंने किसी को देखा कि गले में जो नली है कैरोटिड आर्टरी, उससे खून ब्रेन में नहीं पहुंचा तो उनकी स्पीच गई रात को, मगर दवाई देने के बाद सुबह में स्पीच वापस आ गई और रात ही को एमआरआई करके कंफर्म कर सके। सो मेरा कहना यह है कि जब हमने मार्च में आईसीएमआर गाइडलाइन पब्लिश की तो उसमें खून पतला करने की दवाई का जिक्र नहीं था जी। अगर हम वो नहीं करते तो हमारा मोर्टालिटी का रेट भी अमेरिका की तरह बहुत बड़ा होता। अमेरिका में अभी बाइडेन के आने के बाद और सर्जन जनरल के आने के बाद हमारे 1 साल के कहने के बाद और अपनी गाइडलाइन तो ऑलरेडी जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को दिल्ली में बताया और गाइडलाइन आईसीएमआर ने चेंज की। मेरे अलावा कई लोगों ने भी बताया होगा, मगर ये अच्छी बात है कि हमने बड़ौदा से बताया, गांधीनगर ने सुना और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया तो उससे लाखों करोड़ों जान बची जी। और ये बात सच्ची है। उसकी प्रतीति हम ये चीज़ से भी कर सकते हैं कि सर्जन जनरल ने अभी 2021 में बोला है कि अमेरिका में भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि वेंटिलेटर पे। पोस्ट कोविड की वजह से बहुत सारी मौत हो रही है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होना वो एक अलग बात है और नेगेटिव होने के बाद भी क्योंकि लंग्स इतने ज़्यादा डैमेज हो गए होते हैं, शरीर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं और भी ऑर्गन्स इफेक्ट हो गए होते हैं। सर पोस्ट कोविड में क्या क्या सामने आता है? यही मुद्दा मेरे मन में भी चल रहा था सर। कल की ही घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि 28 साल का लड़का कोविड से बाहर निकल जाता है, 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करता है, सडनली दोपहर में 12 बजे उसकी तबीयत खराब होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 3:16 पर वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। ये पोस्ट कोविड की बहुत बुरी चीज़ है, मगर हमें ये समझना है कि कोविड एक बीमारी है, उसकी असर एक नहीं होती, अनेक हैं। इसीलिए पेशेंट को बहुत अच्छा मॉनिटरिंग करना जरूरी है। पोस्ट कोविड भी अगले 7 से 10 दिन तक ऐसा मत सोचो कि मैं बाहर निकल गया हूँ। डोंट बी इन ए डिनायल कि मुझे मिट गया है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचो। मॉनिटरिंग चालू रखो और जो एबनॉर्मलिटी है उसका उपाय करेंगे तो डेफिनेटली कम लोग मरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा पाएंगे। सर लोगों को ये बहुत डर है कि लंग्स बहुत खराब हो जाते हैं कोरोना में, ये कितना अफेक्ट होता है? लंग्स कितने अफेक्ट होते हैं? किसी किसी के फेफड़े बहुत खराब हो गए, ऐसी तस्वीरें देखी हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? और बहुत जल्द खराब होते हैं सर जी। पहले वाले स्ट्रेन में बहुत समय लगता था। खराब होते हैं वो बात सच है, मगर उसको जानने का रास्ता बहुत आसान है और उसका खर्च 800 रुपया भी नहीं है और वो पूरे फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ 4 लोग हैं तो 200 रुपया हुआ और पूरे महीने का गिनो तो 7 रुपया भी नहीं हुआ। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर पर आप इतना नहीं देख सकते हर रोज सुबह कि आज का मेरा ऑक्सीजन कितना है जी। स्टॉक मार्केट देखने से नहीं बचेंगे, अपना ऑक्सीजन मार्केट देखो तो बचेंगे जी, है ना। वैक्सीन इफेक्टिव साबित होगी कि नहीं, ये व्यूअर्स जरूर जानना चाहते हैं। वैक्सीन इफेक्टिव साबित हो चुकी है, होगी कि नहीं वो सवाल नहीं है, मगर होता क्या है कि अगर हम कहते हैं कि बाईपास में 98% लोगों को अच्छा रहता है, 2% मोर्टालिटी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 2% में बाईपास फेल गया। और दूसरे स्ट्रेन्स जो नए आए हैं उसके अंदर भी नई वैक्सीन भी हैं और अपनी जो वैक्सीन है उसका भी असर उसमें है, तो उसका भी स्टडी हमने किया हुआ है, लोगों के ऊपर भी किया हुआ है, लोगों के सीरम जो लेके रखे थे टेस्टिंग के लिए उसके ऊपर भी ये वैक्सीन का असर कितना हुआ, वो वायरस लैब में कितने मरे, उसके भी आंकड़े हैं जी। मगर डेटा
इज यूजलेस विदाउट राइट एनालिसिस। जी। तो हमें ये सोचना है कि 80 को ही बचा सकता है। जो लोग खुद, मैं तो ये एक चीज से बहुत खुश हूं कि पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया के अच्छे, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लोग जो कि अपने खुद के स्टडी के वक्त 45 और 50% आते थे, सबका अभी 97, 99 आ रहा है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सो हमें कहीं पे भी ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर का ह्यूमर काबिले तारीफ हमेशा रहता ही है और उनको सुनने में मजा आता है। बस यही हमारी बातें खत्म हो रही है, मगर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। आज सर ने जितनी भी बातें बताई हैं उसे अपनाना है, और अपनाया ही होगा आपने। मास्क पहनते होंगे और जितनी भी गाइडलाइन है कोरोना से बचने के लिए वो सब अपनाते होंगे आप, मगर उसे कंटिन्यू रखना है जब तक ये कोरोना वायरस हमारे से कोसों दूर न चला जाए, यहाँ से चला न जाए तब तक। और सर ने जो वैक्सीन वाली बात की है उस पर भरोसा करने के लिए दिव्य भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रिंट की है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ें। कई लोगों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया है और फिर आज बताया गया है कि 76 ईयर ओल्ड 2 डोज लेने के बाद में उनको जब कोरोना हुआ तो 76 ईयर ओल्ड वो लेडी आसानी से बाहर निकल आई। तो ये वैक्सीन का कमाल है। आप मत सोचिए कि वैक्सीन का क्या रिजल्ट है, क्यों हमें लेना चाहिए, बस लेना है। आप वैक्सीनेशन के लिए जो उम्र तय की गई है उसमें आप हैं तो लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भी प्रिकॉशन के तौर पर आप ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे विश्वास कम है, या ले लीजिए। मैं बता सकता हूँ बहुत इधर जरूरी है। जी। एक प्लीज सर। पर्सनल बात बता रहा हूँ जी। कि लोगों को डर है कि कार्डियक डिजीज हो तो हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं एस्पिरिन ले रही हूँ तो मैं ले सकती हूँ कि नहीं। ब्लड थिनर अगर चालू है तो मैं ले सकती हूँ कि नहीं। मेरी उम्र अगर 90 इयर्स है तो मैं ले सकता हूँ या नहीं। तो मैं बता दूं कि मेरी मदर इन लॉ 95 इयर्स की हैं विथ कोमोर्बिडिटी, उनको वैक्सीन दी है 95 जी। और मैं खुद अभी अपना बाईपास करवाया था और मैं एस्पिरिन भी ले रहा हूँ, क्लोपिडोग्रेल भी ले रहा हूँ, मतलब मैं ब्लड थिनर्स और हार्ट डिजीज और ब्लड थिनर्स एंड एलर्जीज टू ड्रग, 3 ड्रग की मुझे एलर्जी भी है, फिर भी मैंने लिया है और मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब जाऊंगा मगर बैठा हूँ, तो गया नहीं हूँ। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद भी आप सबके सामने रह सकते हैं, सबके साथ रह सकते हैं, और मेरी वजह से दूसरे को कोरोना नहीं होगा, मेरे सगे को कोरोना नहीं होगा, मेरे फ्रेंड्स को कोरोना नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, कम होगा, और होगा तो घातक नहीं होगा। ये मेरे लिए इनफ वजह है कि मैं लूं। तो आप सब भी चिंता मत करो, और अगर मैं लेने के बाद बोल रहा हूं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है। पेशेंट को जो मैं कह रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, वो आपको कह रहा हूं। अगर मैं मेरे रिलेटिव को 95 पर भी दिलाता हूं और खुद भी लेता हूं तो आपको बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है। जी जी। और एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं, गुजरात में 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं और ये सरकार अनुमान लगा रही है कि सितंबर तक हम हर्ड इम्यूनिटी के दौर में चले जाएंगे। एटलीस्ट इस वायरस और इस वैक्सीन की वजह से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम सितंबर महीने के तक चले जाएंगे। यानी कि हर्ड इम्यूनिटी अगर डेवलप हो जाती है तो एटलीस्ट हम कुछ वक्त तक, थर्ड वेव की बात तो दूर हो जाती है, वो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अगर सितंबर तक हर्ड इम्यूनिटी आती है तो हम इस महामारी से काफी दूर जा सकते हैं। जी, આભાર। આપણો બધો જ ભાર આજે ઉતરી ગયો છે, જે દિમાગ અને દિલ પર બહુ જ ભાર હતો, અને બધા બહુ જ સવાલોના જવાબ સરે આપી દીધા છે। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, आपका और हमारे सारे दर्शकों का भी। जी, यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमें देख रहे हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो रोज देखिए, यहाँ कोरोना से जुड़ी हर बात होती है, हर पहलू पर बात होती है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ शेयर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये बातें हर एक व्यक्ति तक बहुत पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हम सब पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और वीएनएम के साथ जुड़े रहना इसलिए हम कहते हैं रोज रोज की जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप अपडेट रहें, मगर ऐसी खबरें ना देखें जिससे आप डर जाएं। खबरें जरूर देखें, हम खबरें लाते हैं आपके लिए, मगर ऐसी खबरों से दूर रहें जिससे आप डर जाएं और पैनिक हो जाए। तो खबरें देखते रहना, सच्ची खबरें देखते रहना जो वीएनएम लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।